बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पेट्रोल में 25 रुपये इजाफा आवाम को तो महंगा पड़ेगा ही, और आवाम का जो एक गुस्सा है वो हमें नज़र भी आ रहा है। कल रात से ही सोशल मीडिया आप देख लें, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट्स पे आप देख लें, आवाम जो है वो बहुत नाला नज़र आती है हुकूमत के इक़दाम से। लेकिन लगता ऐसे है कि हुकूमत भी दबाव का शिकार हो रही है। आज सारा दिन जिस अंदाज़ में हुकूमती वज़रा की जानिब से ना सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके भी इस सारे मामले की वजाहतें दी जाती रहीं, वो ख़ुद एक इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि हुकूमत ये दबाव महसूस कर रही है। हुकूमत बैकफुट पे जाती आज हमें दिखाई दी है इस मामले को। गो कि उन्होंने कहा कि इस पूरे ख़ित्ते में पेट्रोल की जो कीमत है वो सबसे कम पाकिस्तान में है। 1 जुलाई से नहीं की गई, क्योंकि 1 जुलाई से अगर करते तो ज़्यादा इजाफा करना पड़ता, इसलिए 4 रोज़ पहले ही ये मामला जो है इस अंदाज़ में तय कर दिया गया। लेकिन अवाम का प्रेशर अपनी जगह पर, अपोजिशन की तरफ से जो दबाव आ रहा है वो भी कुछ कम नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ ने तो वज़ीर आज़म साहब से कहा है कि जी आप अपनी जगह किसी और को वज़ीर आज़म बनाएं और ख़ुद जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, और उसके बाद आप अपनी 5 साल की जो मुद्दत है वो पूरी करें। फिर हुकूमत इस तरीके से भी दबाव महसूस कर रही है कि उनके जो अपने इत्तहादी हैं वो भी किसी सूरत मानने को तैयार नहीं हैं। कहीं GDA वालों से मुलाकातें हो रही हैं, कहीं पर शाहज़ैन बुगटी की पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं पर अख्तर मेंगल साहब के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मामलात किसी सूरत टल नहीं रहे हैं। इस हुकूमत की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती चली जा रही हैं। इनफैक्ट PTI के जो अपने MNAs हैं वो भी लीडरशिप पर तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं और उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बयानात देते दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि कल वज़ीर आज़म साहब ने अपनी जमात के तमाम MNAs को और अपनी जमात के साथ जो इत्तहादी हैं उनको इकट्ठा करने का फ़ैसला किया है, और कल उनको एक इशाया दिया जा रहा है, उनके लिए एक डिनर जो है वो अरेंज किया गया है ताकि मामलात बजट की वोटिंग जो होने जा रही है पीर को, मंडे को, उससे पहले किसी सूरत संभाले जाएं। इसमें हुकूमत कितनी कामयाब होती है इस पर बात करेंगे। और ये जो अब ओवरऑल एक परसेप्शन इस हुकूमत के हवाले से बनता चला जा रहा है कि ये हुकूमत जो है वो कुछ माफियाज ऐसे हैं जिनके आगे घुटने टेक रही है, और उसको गिरफ्त में ले लिया इस हुकूमत ने। इमरान खान साहब जो हैं वो काम नहीं करने दे रहे, जो कि डे 1 से ऐलान कर चुके बरमला के मैं मुख्तलिफ माफियाज के साथ जो है वो जंग भी लड़ रहा हूँ। ये भी मामलात हैं, सियासी मामलात और कुछ कानूनी मामलात भी हैं जिससे इस वक्त ये हुकूमत नबर्द आज़मा है। उन तमाम चीज़ों पर आज हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर आइनी और कानूनी माहिर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा, अब पेट्रोल महंगा हो गया, हुकूमत कहती है कि जी ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं तो हमें भी उसी हिसाब से फ़ैसला करना था, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन एक ये जो परसेप्शन है जिसका मैं जिक्र इंट्रो में भी कर रही थी कि कुछ माफियाज़ हैं, चाहे वो चीनी की जब बात की जाती है, गंदम की बात की जाती है, IPPs का जिक्र किया जाता है तो उसमें माफिया का तस्करा होता है, तो पेट्रोल का भी इसी लिहाज से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो माफिया है वो इमरान खान साहब को या उनकी हुकूमत को इस वक्त भरपूर अंदाज में अपने शिकंजे में ले चुका है? सादिया, एक आध बात तो वाज़ेह है कि ये हुकूमत बेबस नज़र आती है। अब किसके हाथों बेबस है ये एक अलग बहस है, पर बेबस ज़रूर नज़र आती है, क्योंकि ये समझने में नहीं आती। ठीक है, 1 मिनट के लिए तस्लीम कर लें कि इनके लिए ज़रूरी था कि ये कीमतें तेल की बढ़ाते, पेट्रोल और डीजल की। फर्ज कीजिए इनके लिए नागुज़ीर था कि बढ़ाने का। अब बजट से की वोटिंग से 2 दिन पहले आप इतना बड़ा बम चला रहे हैं माशी, ये समझ नहीं आया इसकी क्या वजह। 2 दिन क्यों नहीं? अगर कोई हुकूमत इन कंट्रोल होती तो वो यकीनन ये अगर बढ़ाना भी चाहती, और इसके मेरिट्स में मैं नहीं जा रहा हूँ इस वक्त के गलत है सही है, 1 मिनट के वास्ते तस्लीम कर लें कि इनके लिए नागुज़ीर था और वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतरीन था कि ये कीमतें 25 रुपए लीटर बढ़ा दी जाएं, 25-27 रुपए पर फी लीटर बढ़ा दी जाए। तो फिर भी ये समझ नहीं आती कि बजट आ रहा है
2 दिन 3 दिन उससे पहले कौन सा इनका मशीर है, कौन राय देने वाला है, या वजीर आजम खुद मतलब इस बारे में इस तरह सोचते नहीं है कि किस मरहले पे, किस मकाम पे, किस मौके पे, कितना दिन पहले ये एक लोगों के, बल्कि एक गिफ्ट दिया गया ऑपोजिशन को, एक ऑपोजिशन को जो कि इस वक्त आपको शिकस्त देने में, बजट में शिकस्त देने में मुकम्मल तौर पे तैयारी कर रही है और मिल रही है, और उनकी मुज़ाकरात चल रहे हैं और पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, और आपका, और फिर आपका वोट का जो मार्जिन है वो भी बड़ा कम है, वो ज्यादा नहीं है, वो 4-6 वोटों का सारा मार्जिन है जो आपका इजाफी है। तो और आपके उससे पहले, और ऐसे में इत्तेहादी भी नाराज हो गए, इत्तेहादी नाराज हुए हैं, वो बलोचिस्तान वाले मेंगल साहब नाराज हुए हैं, बुख्ती साहब नाराज हुए हैं, दीगर आप से तौक़ुआत अब और लगाए हुए हैं GDA। तो ये मुझे इस बात की समझ नहीं आई, ये भी इनको एक इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये किसने इनको मशवरा दिया। एक चीज मुझे समझाएं कि जो हम जब भी जिक्र करते हैं ना, हर हुकूमत के अंदर माफिया 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 के जी, कुछ ऐसे ताकतवर गिरोह हैं जो हुकूमत को काम नहीं करने देते या सब कुछ उनके कब्जे में होता है और उन्हीं के तहत चीजें चल रही होती हैं, उन्हीं की मनमानी हो रही होती है। तो यही चीज, यही माफियाज जो आज इमरान खान के लिए इस हद तक नागुज़ीर हो गए कि लोग कहते हैं उनकी अपनी सफ़ों में भी शायद बैठे हुए, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान या माजी की पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हुकूमत के दौरान भी यही हालात थे। वही लोग हैं जो हर हुकूमत के साथ आपको नजर आते हैं। लोग तो वही हैं जो हर हुकूमत के साथ नजर आते हैं, बहुत सारे वही हैं, इसमें कोई नवाज लीग के और पीपल्स पार्टी के जो फ्रंट लाइनर्स बैठे हुए हैं, जो सबसे बड़े ऑब्वियस लोग हैं, जो इनकी मशावरत के दायरे में है, वो हमारे से टूटे सितारे हैं या नून से टूटे हुए सितारे हैं, उन्होंने सारे उनको, या मुशर्रफ के हैं कई डायरेक्टली, जिस तरह पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब शौकत अजीज की काबीना में थे, और सारे वो ये अब वहाँ बैठे हुए तो सारे तकरीबन वही हैं। फिर दूसरी बात ये है कि माफियाज तो इनकी सफ़ों में भी बैठे हुए, और ये पेट्रोलियम कंपनीज ने जो इस दफ़ा मजाक किया है कि जब तेल सस्ता किया है तो तेल गायब कर दिया, मैं जी बिल्कुल, मेरा ड्राइवर गया परसों, कल रात तेल भरवाने गाड़ी में पेट्रोल पंप, तो 1 2 3 4 वो पेट्रोल पंप से आ गया, कहने लगा 1000 का डाल के देते थे, 1000 से ज्यादा नहीं डालते थे, तो वो उन्होंने रोक लिया पेट्रोल। बिल्कुल, यहाँ पे भी यही सूरत हाल थी जी। तो ये तो ऐसी बातें हैं जिसपे हुकूमत को बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए थी। हुकूमत ने एक बात आपने नहीं की जो बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट हो रही है, और इस वक्त हो रही है एम्बैरसमेंट जिस वक्त मेरे ख्याल में मोदी का दुनिया में और इंडिया में सितारा जो है वो बहुत नीचे जा रहा है। चीन से पिटाई हो रही है, कश्मीर में लॉकडाउन को 5 अगस्त से तकरीबन अब साल हो चला है, कोई सलूशन नहीं है, वहाँ शहादतें पे शहादतें हो रही हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन करने गए थे मोदी साहब, और वहाँ से उनके खिलाफ अब जो बाइडेन ने भी बयान दे दिया है, जो कि हमारे लिए, जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए था इस वक्त, और बड़ा खुशाइंद है एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने के मुतफिका उम्मीदवार ने इस तरह बात कर दी है कि कश्मीर की, कौन कश्मीर की बात करता था। और तो ये एक ऐसे वक्त में, और फिर जो हमारी भी मतलब कोताहियां, जिन बातों की समझ नहीं आती,
तैयारा गिरा है, हादसे की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में आपको जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन सारी बातें बता दें। अब आपके पायलट्स की जो है और आपका लाइसेंस जो है, पायलट्स लाइसेंस, वो एयरलाइंस जो है, दीगर एयरलाइंस, मैंने सुना है, आज टीवी पे ही देख रहा था कि कतर एयरवेज और जो वियतनाम की हवाबाज कंपनी है, वो उन्होंने भी ओमान, ये सारे जो हैं वो पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर रहे हैं, इंजीनियर्स को भी ग्राउंड कर रहे हैं। अब आपके पास ये बात आ गई है, आप देखें इस वक्त हवाबाजी के लिए वैसे ही बहुत बुरा वक्त है। हवाबाज कंपनियों के लिए, एयरलाइंस के लिए बहुत बुरा वक्त है और नहीं चल रही। इस वक्त आप अपने तक रखें और एकदम लॉकडाउन कर दे। आपने कार्रवाई करनी है, आप करें। आपको पता चल गया कि ये जी डूबियस लाइसेंसेस पे और फेक डिग्रीज पे लोग हायर हुए में, तो आप उनको निकालें। लेकिन आप ये ढिंडोरा ना पीटते कि जो दुनिया भर की इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं वो ही उन पाकिस्तानियों को ग्राउंड करना शुरू कर दें और जग हंसाई अलग हो रही है। ये आपका मानना है? साथिया, इसमें चाहिए ये था कि आप ग्राउंड कर देते PIA को, इस वक्त खुद करते। सब जहाज दुनिया में होता कि फ्लाइट्स नहीं जा रही, अब ये उसका नुकसान यकीनन होता, लेकिन मुल्क की ना रुसवाई होती ना। और फिर उस एक महीने में आप एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त देते कि एक जज साहब को आप हमें जरा मामूर कर फरमा दें। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत सिर्फ लाइसेंसेस, पायलट्स एंड लाइसेंसेस, ये पेल्पा के भी इंटरेस्ट में था, पेल्पा के भी इंटरेस्ट में था। ये बजाय ये बट सर ये तो आप मानते हैं ना कि चले इस हुकूमत का कसूर ये हो गया कि इसने इस तरीके से सरेआम आके ये बात कर दी, बता दिया कि जी हमारे पायलट्स के डूबियस लाइसेंसेस हैं और ये डिग्रीज वाला मामला भी बड़ा गलत है। लेकिन ये तो मानना होगा कि उनकी जो हायरिंग है वो तो पिछले अदवार में ही हुई है, चाहे वो आपकी हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमत हो। नहीं, उसमें बेशक जाएं, जो जिसने अगर किसी करप्ट या पायलट को हायर किया है, जिसने उसकी रिपोर्ट दी है कि ये कॉम्पिटेंट है, वो जिसने लाइसेंस जाली बनाया है, उनको सबको सजा होनी चाहिए। हमें कोई इसमें पार्टी हुआ होगा, हमारी हुकूमतें पहले रही हैं कि अगर कोई 7-8 साल पहले, 9 साल पहले अगर कोई भर्ती हुआ है पायलट, तो वो हमारी गवर्नमेंट के वक्त में, और हमारी गवर्नमेंट का, मैं ये नहीं कि कह सकता हूँ कि कोई एविएशन मिनिस्टर ने खुद कहा होगा कि ये जाली लाइसेंस है और इसको, जाली लाइसेंस वाले को भी ये जानते हुए कि जाली लाइसेंस है, इसको भर्ती करो, आप करो। वो पर जिसकी भी, जो भी जिम्मेदार है उसको सजा होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार है। पर इस वक्त ये ऐलान कर देना, आप 1 महीना लेते, सर्जिकली इनको देखते, सर्जिकली, और 1 महीने के बाद अगर आप ऐलान भी करते तो आता कि पाकिस्तान ने बड़ा, जिस तरह चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जो किया है, तो लॉकडाउन किया है, किसी को खबर बार नहीं होने दी। उसमें वो उनके लिए मुमकिन भी था, उनका निज़ाम और उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो सिटीजनरी है, जो शहरी है, उनके जरा ज्यादा डिसिप्लिन के कायल हैं, उनको एकदम बंद करके और खामोशी से हाईएस्ट लेवल पे आप इकाओ का, आप आयाटा का भी एक्सपर्ट बगला लेते ये लाइसेंसेस करने के लिए, और फिर आप महीने बाद कहते हैं कि जी ये आता कि पाकिस्तान ने जल्लादों की तरह पायलट्स को भी निकाला है और पायलट्स की खत्म कर दिया। जो ये एक पॉजिटिव तरीके से आता, ये एक पॉजिटिव तरीके से आता कि पाकिस्तान ने सख्त एक्शन लिया है, ग्राउंड किए सारे जहाज, एक नहीं उड़ाया जब तक। राइट, आप एक्शन लेते, लेकिन इस अंदाज में जो है वो पूरी दुनिया के सामने जगहसाई ना होती ये मामला इस तरीके से। अब वो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना हुआ, एटलीस्ट इस तरीके से उस पर बहस ना हो रही होती। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, ये बताइएगा कि जिस अंदाज में हर हुकूमत के लिए कहा जाता है कि ऑब्वियसली सवाबदीद तो प्राइम मिनिस्टर की होती है कि वो अपने मुशीरान को रखे या जितने मुआवनीन खसूसी जो हैं जिसको भी रखना चाहे ये उनका फ़ैसला है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ इस हुकूमत में भी इमरान खान साहब जो कि माजी के उनके बयानात इलेक्टेड मेम्बरान के फेवर में हुआ करते थे और जो अनइलेक्टेड लोग होते थे, जो मुशीरों की सूरत में होते थे, उन पे काफ़ी तनकीद भी करते थे। लेकिन अब इमरान खान साहब की भी अपनी काबीना देखी जाए तो उसमें इनफैक्ट जो उनके अपनी पीटीआई के पुराने लोग हैं, जो इलेक्टेड काबीना के मेंबरान हैं, उनमें एक रिजेंटमेंट पाई जाती है अनइलेक्टेड लोगों के लिए कि सारे के सारे मामलात उन्होंने अपने हाथ में ले लिए हैं और जिससे पीटीआई की हुकूमत को और इमरान खान को बहुत नुकसान हो रहा है। सो हाउ डू दीज अनइलेक्टेड पीपल फॉर एनी गवर्नमेंट ये इतना ज़्यादा इनएविटेबल क्यों हो जाते हैं? ये कुछ दुश्वारी है हमारे निज़ाम की, सिस्टम की। और इसमें हमने जब 1988 में बनाई थी हुकूमत, तो दो ऐसे असहाब को जो बड़ा कदावर शख्सियात थी, अपने अपने शोबे में माहिर थी, उनको हमने दो कलीदी जो वजारतें थी वो दे दी। ये बीबी शहीद का जब पहली मरतबा 1988 में काबीना बना तो उसमें इस अमल में जो तश्कील थी काबीना की, उसमें पहली मरतबा जब हुई 88 में तो मैं भी उसमें शामिल था। फारूक लगारी थे, आफ्ताब खान शेरपाव थे, इफ्तिखार गिलानी थे। तो हमसे हमने ऐसे एडवाइजर्स ले लिए और उस वक्त हमारी एक बड़ी कमज़ोर पोजीशन थी, पर दो हमने ऐसे एडवाइजर्स ले लिए, एक फाइनेंस में और एक खारजा पॉलिसी, खारजा। अब ये दोनों ही कलीदी पोस्ट पोजीशंस थी। तीसरी और चौथी कलीदी पोजीशंस थी जो वो बीबी ने मुझे दे दी, वो इंटीरियर मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर की होती हैं पोजीशंस। ये चार मेजर जो वजारतें समझी जाती हैं वो फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, इंटीरियर एंड लॉ। तो इस तरह के, पर वो दो की वजह से हमें बड़ा मैं जैसे कहता हूँ कि देवर वेरी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ और हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनके साथ ज़ाती तौर पे, पर वो ज़हनी हम आंगी नहीं थी। जो हम एक जिस लहर पे आए थे वो लहर थी एक अवामी लहर। उसमें इस्लामाबाद के दरवाजे जो बंद कवाड़ों में दरवाजे, मुकफ्फल कवाड़, वो खुलने थे और लोगों ने अंदर ब्यूरोक्रेसी को, बाहर की हवा ज़रा लगनी थी और बाहर के लोगों को ज़रा अंदर ब्यूरोक्रेसी के पुरअसरार खानों में झांकने और देखने का मौका मिलना था। हमारी लाइन हमारी तो थी अवामी, पूरी बिल्कुल एक अवामी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम की और वो पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम की हुकूमत। तो बस दो की वजह से, और जो कि मैं उनकी नीयत नहीं, दोनों की मैं समझता हूँ बड़ी कदावर शख्सियत थी, बड़ी नेक नीयती के साथ बीबी और हमारे साथ थे। जनरल साहबजादा याकूब अली खान वजारत खारजा में और वसीम जाफरी साहब वजारत ख़जाना में, और बड़े एक्सपर्ट्स थे और बड़ी हैंडलिंग में, जितनी आजकल भी बहरहाल ज़रूरत इमरान खान साहब को भी हो। पर अगर वो आके उस स्टेज पे आके डोमिनेट भी करना डिसीजंस को कर दें, तो फिर जो अवाम की, यही मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अवाम के लिए अगर ये
3 दिन 4 दिन ना ही रिपोर्ट देते, ना ही कीमतें बढ़ाते। ये सोचते इनको तो ये आवाम के ये पास। फिर इमरान खान साहब कि कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि गिरफ्त कमजोर हुई, ये जो आप बात कर रहे हैं सर, देखें वैसे तो हम कहते हैं पाकिस्तान में ऑब्वियसली लोगों की कमी नहीं है, बड़े ज़बरदस्त और बड़े टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको जब ये हुकूमतों की बात आती है तो वहाँ तक आने का मौका मिलता नहीं है। जब आप काबीना की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नाम जहन में आते हैं, बहुत सारी शख्सियात जो अभी भी नजर आएंगी। हफीज़ शेख साहब वो हर हुकूमत के साथ आ जाते हैं। फिर आप फ़रोग नसीम साहब की बात करें, ऐसे लगता है कि हुकूमत के पास कोई और वकील ही नहीं है। कुछ अहम केसेस कोर्ट में होते हैं तो वो यहाँ से रिज़ाइन करते हैं, उधर मुकदमा लड़ते हैं, फिर वापस आके ओथ लेते हैं, फिर लॉ मिनिस्टर बन जाते हैं। सो ये जब चीज़ें अवाम देखती है ना तो ऐसे लगता है जैसे वो पाकिस्तान में कोई कहतुर रिजाल है, क्या है, वही लोग हर बार आपको नजर आते हैं। ये किसी हद तक एक्चुअली ज़रूरी है कि नए लोगों को ट्राई किया जाए, उन पे इन्हसार किया जाए, उन पर एतमाद किया जाए और वो पॉलिटिकल लोग हों। इसी तरह ही तो पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, वरना पॉलिटिकल पार्टीज में अगर मैं समझता हूँ कि जो एक नई खेप 30-40 साल के बाद एक नई खेप लेके आए थे वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, कौन जानता था उससे पहले डॉक्टर मुबशर हसन साहब को। और इतने अहम वो और इतने ज़ीरक आदमी थे, इतने मुदब्बर आदमी थे। वो इंजीनियर थे पर उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री पे भी लगाया तो उनका कंट्रोल था। उनका कंट्रोल किस लिए था कि उनको पता था कि मैंने मुंतखब होके आया हूँ और मैंने वापस जाके इसी हल्के में वापस जाके इलेक्शन लड़ना है और इन्हीं लोगों से वोट लेके आना है। ठीक। वहाँ रशीद हसन मीर साहब थे रावलपिंडी के, शेख मोहम्मद रशीद साहब थे बुजुर्ग लेफ्ट के और पुराने बड़े सियासतदान, और मलिक मिराज खालिद साहब स्पीकर थे, वो भुट्टो साहब के साथ थे, हमारे वक्त में स्पीकर थे। ये लोग नए नए आए थे पर ये चूंकि जुड़े हुए थे अपनी जमात के साथ और अपने अवाम के साथ, और उनके जुड़े रहने के वक्त वजह ये थी कि वो कोई ये जो नदीम बाबर साहब हैं या दाऊद साहब हैं, जी बिल्कुल, इनकी तरह इनको या शेख साहब हैं फाइनेंस के, इन्होंने मतलब है तो इन्होंने तो बिस्तर बांधना है और बाहर चले। खैर सर, इन लोगों के लिए तो अब काबीना के अपने अंदर से, जैसे मैंने कहा कि पीटीआई के जो खबरें आ रही हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं उनके तरफ से रिजेंटमेंट आ रही है और पिछली काबीना के इजलास में इसकी काफ़ी गूंज भी आई। अब बाबर अवान साहब आपकी जमात के बड़े सीनियर पुराने, वो भी अब हम देख रहे हैं कि पार्लिमानी उमूर जो हैं वो चला रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, उनके बारे में मेरे से राय नहीं पूछो तो बेहतर है। बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, काबिल वकील हैं, और बहरहाल किस तरह वो हमारे साथ खड़े होके और रह के और किस तरह वो इमरान खान साहब के हल्के में चले गए हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। उनकी जो बातें माजी की थी और जो आज कल हैं उनमें इंतहाई तादाद देखता हूँ। पर बहरहाल मैं उनकी कॉम्पिटेंस वगैरह पे कमेंट नहीं करूँगा। और यो आपने फ़रोग नसीम साहब वाले ड्रामे की तो बात खुद ही कर दी है। वो भी कॉम्पिटेंट है पर उनकी समझ नहीं आती। वो मुशर्रफ के साथ हैं, वो अदालत में वकालत करना चाहते हैं, वो वजारत करना चाहते हैं, वो कोई केस जो इम्पोर्टेंट हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। एक बड़ा मशहूर वाक़या था 1950s में, एक मियाँ खालिद सहगल साहब पे एक केस बना था, कोई कत्ल का, कोई मजदूर कत्ल हो गया था तो वो उस पे केस उन पे बन गया था, टेक्सटाइल मिल वाले। तो जो उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। गालबन नज़ीर अहमद साहब थे,
मुझे इस वक्त मोहम्मद नज़ीर अहमद या नज़ीर अहमद, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था कि उनकी वकालत वो मियाँ साहब मुल्ज़म की वकालत के वकील हो गए थे। तो बड़ा लोग शॉक हो गए थे, वकालती हल्के भी शॉक हो गए थे कि ये क्या मतलब है, मजाक है कि आप अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे को छोड़ के और आप जाके एक केस मुकदमे की वकालत करने के लिए, और अमूमन ये चला था कि फीस मिली जी, अटॉर्नी जनरल साहब को ने लालच की फीस के पीछे। तो ये कमिटमेंट जब पॉलिटिकल होती है तो पॉलिटिकल कमिटमेंट में, अब मैं भी वकील हूँ, मैं भी मतलब है अगर मुकदमे के पीछे चल पड़ता और फीसों के चल पड़ता तो मैं फिर सियासतदान के या सियासत में रहने के हकदार तो ना होता। मैं इंटीरियर मिनिस्टर था तो बड़े बड़े में मैं जाके वकील बन सकता था और वो वापस आ जाता वकालत करके। एक दिन शरीफुद्दीन पीरजादा साहब ने ये शोहरत कमाई है कि वो इस किस्म के काम करते थे। मैंने तो जिस दिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल हुए हैं उसी दिन ताखीर नहीं की, पब्लिक ने ऐलान किया कि मैं इनकी अदालत में पेश नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने उनकी वकालत की थी, मैंने उनकी नहीं होऊंगा, बिल्कुल ठीक है, उनकी लिए मतलब है जद्दोजहद की थी बड़ी वाज़े अंदाज में, तो ये कह दिया था। अब सियासत अगर करनी है तो फिर आपको कुछ मेयार और कुछ असूलों पर तो पक्का रहना पड़ता है ना। ये नहीं कि डैम बने तो डैम में कंपनी उसको ठेका मिल रहा हो जिसको आपकी कंपनी हो और आप वजीर भी हो या मशीर भी हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे हैं मौजूदा आपने एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि ये जो लोग आज जिनके नाम भी हमने लिए प्रोग्राम में कि ये नागुज़ीर हर हुकूमत के लिए हो जाते हैं। सो आपने कहा कि भाई ये कुछ निज़ाम के ऐसे फ्लॉज हैं जो इन लोगों के लिए गुंजाइश पैदा करते हैं हर दौरे हुकूमत के अंदर। एक ब्रेक से वापस आएंगे सर तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे कि एक तरफ PMLN जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से इस्तीफ़ा भी मांग रही है, हुकूमत के हवाले से इस वक्त जो बहरान है वो अपनी जगह पर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हाथ में इस वक्त कितनी चीज़ें हैं, मामलात क्या उनके फेवर में जा रहे हैं, बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एतजाज़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अब ये कहती है कि इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अपनी जगह वो अपनी ही पार्टी से किसी और को वज़ीर आज़म बनाएं और 5 साल मुकम्मल करें। एक तो इसकी मंतक क्या समझ में आती है कि सिर्फ और सिर्फ वो समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कसूरवार हैं, कोई और आएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं? कितने क्या मामलात वाकई में उनके हाथ में हैं या उनके हाथ से निकल चुके हैं? इमरान खान की हुकूमत जो है वो तो उसको तो नंबर बहुत कम मिलेंगे और पास मार्क्स भी मिलने बड़े मुश्किल हैं। अगर सारा उनका अभी तक का पीरियड देखा जाए तो सिचुएशन उनके हाथ से बदस्तूर कुछ निकलती गई है गिरफ्त से, और अभी तक मेरे ख्याल में उनके नाम एक ही बड़ा काम होगा जिसका क्रेडिट भी लोग उनको देने को तैयार नहीं, पर उनकी हुकूमत में हो गया है। वो दरबार साहिब करतारपुर पे जो एक्सेस दी गई है सिखों को विदाउट वीज़ा, वो सिख कम्युनिटी में बड़ी पॉपुलर और बड़ा अहम एक कदम है पाकिस्तान का, क्योंकि उनका आप देखें एक लिहाज से सिखों का, हमारी अगर टर्मिनोलॉजी में बात की जाए तो जहाँ मदफन है गुरु नानक जी महाराज का, वो करतारपुर जहाँ उनकी पैदाइश हुई वो ननकाना साहिब, तो उनका मक्का और उनका मदीना जो है दोनों पाकिस्तान में है, और मदीना जो है वो जहाँ वो उनकी तदफीन भी हुई है और उनकी वो एक वाक़या है तारीख़ी है या जिस तरह जो भी है, पर बड़ा उसमें लोग ईमान रखते हैं। बहुत सारे हमारी तरफ के मुसलमान भी उसमें बिलीव करते हैं कि उनको मुसलमान दफनाना चाहते थे, हिंदू उनको
उनकी चिता जलाना चाहते थे आपकी, तो आप कुछ की जहाँ जस्ते खाकी पड़ा था, जब उसके ऊपर से चादर हटाई गई चारपाई पे, तो वहाँ नीचे से फूल ही फूल निकले, सो आधे फूल जला दिए गए, जिसकी चिता की जगह भी है उस अगर आप जाएं दरबार साहब, और आधे फूल दफन कर दिए गए मुसलमानों की अंदाज से। तो वो जगह की एक्सेस टू दी सिख कम्युनिटी एक बड़ी अहम बात है, और सिख कम्युनिटी चूँकि भारत की अफवाज में बहुत नुमाया है, इसलिए वो बड़ा एक अहम। इसके अलावा कोई और तो बात आप कह रहे हैं कि ये वाहिद चीज है जिसका क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत को जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं ऐसा किया। अब उसके अलावा आप देखें ना, अब ऐसे काम अब किए, जिस तरह मिसाल के तौर पे टाइगर फोर्स बना दिया आपने। अब टाइगर फोर्स अगर तो बिल्कुल वॉलंटरी है तो चलिए, फिर भी उस पर कोई एतराज क्या कर सकेगा, पर अगर उस पर कोई एक पैसा 2 रुपए भी खर्च हुए हैं तो वो बजट से जगाए हैं, तो उनका हिसाब देना पड़ेगा। और टाइगर फोर्स कहीं हमें तो नजर नहीं आई ये लॉकडाउन में कोई सर, वजीर आजम साहब तो कहते हैं कि जी टाइगर फोर्स जो है वो घर घर राशन भी पहुंचाएगी, कोरोना में जो SOPs हैं उनसे भी आवाम को आगाह करेगी, उन पे अमल दरामद भी कराएगी, कोरोना के सबब कहीं अगर महंगाई है, चीज़ें जो हैं वो ज़ख़ीरा हो रही हैं उस पर भी नज़र रखेगी, टिड्डियाँ भी पकड़ेगी वो टाइगर फोर्स जो है। उन्होंने तो बड़े उनके काम बता दिए थे। लेकिन बहरहाल मुझे ये बताएं कि ये जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान साहब की गिरफ्त से चीज़ें निकल चुकी हैं और एक करतारपुर कॉरिडोर खोलने के अलावा कुछ और नहीं है उनके क्रेडिट पे, क्या ये मुकम्मल 5 साल कर पाएगी इनकी हुकूमत? अभी तो बड़े खतरे में लगती है, पर एक चीज मैं और जरा अर्ज कर दूं कि एक इनके हाथ से एक बहुत बड़ा काम हो चला था, जो इनकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने नहीं होने दिया। वो जो था वो फवाद चौधरी कर चले थे, अगर शमसी कैलेंडर के मुताबिक चांद की दीद को मुकर्रर कर दिया जाता तो फिर मतलब है एक आदमी ये फैसला कर सकता है कि 2026 में जब मैं रिटायर हूँगा तो ईद आएगी, वो बच्चों को कहाँ लेके जाऊँगा, और आपने गाड़ियाँ ट्रेन बुक करनी होती हैं और सफ़र के प्लान्स बनाने होते हैं ईदैन पे। तो वो एक मामला हो चला था इनसे कि अगर ये डट जाते इन उलमा के सामने जिन्होंने 15 साल से सिवाय एक या 2 मरतबा के अलावा तसलसल से 2 ईदें करवाई हैं पाकिस्तान में और कंफ्यूजन रखी है, और पर बहरहाल वो भी ना हो सका इनसे, वरना एक इनका नाम बड़ा रहता। बट आपको 5 साल पूरे करते ये हुकूमत नजर नहीं आ रही? ये देखें, मुझे तो ये बजट पे बहुत बड़ा चैलेंज अब नजर आ रहा है इनके लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर ये ऑपोजिशन ने वोट ना डाला बजट पे, और अगर ऑपोजिशन नंबर गेम कर गई तो एक बहुत ओपनिंग है इनटू द गोल ऑपोजिशन को। और इन्होंने उससे, इसीलिए मैं कहता हूँ 3 दिन पहले उस वोट से तेल की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं कि लोग ठीक उठे हैं, और अब उसके बाद इसका ऑब्वियसली फॉल आउट जो है वो होगा। सर अब टाइम थोड़ा है, मैं आखिर में थोड़ा आपसे बात करना चाह रही हूँ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के केस के हवाले से। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको तो कलअदम करार दे दिया जो रेफरेंस था उनके अगेंस्ट, लेकिन मामला वहीं का वहीं है क्योंकि FBI को सारा मामला जो है वो सौंप दिया गया और उसके बाद कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप रिपोर्ट जो है वो जमा कराएं। हुकूमत कहती है कि बदनीयती का कहीं वर्ड नहीं है इस वर्डिक्ट के अंदर जो अभी तक सामने आया है। आपको क्या लगता है कि क्या ये बदनीयती पर मबनी था, या हुकूमत जो चाह रही थी कि इस इदारे से इन्वेस्टिगेट हो सारे का सारा FBI से, वहीं उनकी बात पूरी हो रही है अब नजर आती है? मैं इस पे एक बात जो पीछे बात हो रही थी उस पे मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज कर दूं जी कि अगर ये इस बजट के जिस तरह का चैलेंज इस बजट में खड़ा हुआ नजर आता है इमरान खान की हुकूमत को,
अगर वो इसको पार कर जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक बहुत सीरियस चैलेंज है मैं समझता हूँ, और इमीडिएट चैलेंज है, तो फिर शायद इनको ऐसी सरपरस्ती हासिल हो कि वो 5 साल भी पूरा कर जाएं। जहाँ तक अच्छा, ठीक है, ये मैं उस पिछला टॉपिक जो था उसके पे बात आपने कहा था कि 5 साल पूरा करेंगे कि नहीं, मुझे तो ये बहुत बड़ा चैलेंज सामने पूरे करेंगे या नहीं करेंगे आता नजर आता है। और बजट में अगर आप पास करने में नाकाम हो जाएं तो हुकूमत को इस्तीफा देना पड़ता है। अब जहाँ तक काजी फैज ईसा वाले मामले का सवाल है, वो उसमें ये बात दुरुस्त है कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने बदनीयती का जिक्र अपने फैसले में नहीं किया और मेला फिडेज का जिक्र नहीं हुआ। बहस बहुत होती रही मेला फिडेज पे, बदनीयती पे, पर उसका जिक्र नहीं किया। और जो फैसला है उसने इस रेफरेंस को जो कि हुकूमत ने दायर की थी और उस शो कॉज नोटिस को जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने काजी फैज ईसा साहब को दिया था, उन दोनों को कलअदम करार दे दिया है। और उन दोनों को कलअदम करार देकर लेकिन फिर मामला वो एक सर्कुलर आर्गुमेंट के जरिए उस मामले को भेज दिया है, सारे मामले को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन ने 60 दिन के अंदर अंदर तहकीकात करानी है, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस साहब को देनी है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब को, और उसके बाद वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाना है। तो वहीं पे पहुंची, वहीं पे खाक जहां का खमीर था, वो रेफरेंस वहां की वहां ही पहुंच गई एक लिहाज से। तो इसकी समझ नहीं आई ये कैसे हुआ। तो वो जो लोग बड़ा कह रहे थे कि ये खत्म हो गया सारे का सारा मामला, वो ऐसा नहीं है, ये चीज वहीं की वहीं है। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ था तो जब हुआ था जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में हमने ये साबित कर दिया था, मैंने अदालत में 13 जज बैठे थे उसमें, उनके सामने ये साबित किया था कि ना सदर ने ये रेफरेंस जो कागज़ के 11 सफ़ात पर मबनी था, 11-12 सफ़ात पे, ना इसको दस्तखत तो इस पे सदर के हैं, पर यह साबित कर दिया था कि ना सदर ने पढ़ा था, ना वजीर आजम ने पढ़ा था, ना वजीर कानून ने पढ़ा था, ना अटॉर्नी जनरल ने पढ़ा था, ना शरीफुद्दीन पीरजादा जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे अदालत में उन्होंने पढ़ा था, ना दीगर वज़रा जो अदालत में थे सदर की वकालत करते हुए उन्होंने पढ़ा था, ना ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पढ़ा था जिसने उनको शो कॉज नोटिस जारी किया था और शो कॉज नोटिस पर मबनी उनको मुअत्तल किया था। किसी एक ने भी पढ़ा ही नहीं था, जिसपे बड़े हैरान हुए, हैरत ज़दा हुए जज साहबान कि आप किस तरह साबित करेंगे। तो इस केस के अंदर भी इट्स नॉट ओवर फॉर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब। FBR में मामलात उसी तरीके से हैं, अलबत्ता जो सदारती रेफरेंस है सिर्फ वो कलअदम हुआ है। आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।